अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन वज़ार प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, गुज़श्ता तकरीबन एक माह से रोज़ाना ही यही सवाल पूछा जाता है, जिससे देखें, जिस भी महफिल में देखें, कहीं पे भी बात हो रही हो कि हुकूमत कब तक चलेगी। हुकूमत क्या असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। खान साहब के जलसे में कितने लोग थे? PMLN के जलसे में कितने लोग थे? और क्या खान साहब कामयाब होंगे और असम्बलियों को तहलील अपने एहतजाजी सियासत के नतीजे में प्रेशर डाल के क्या कामयाब होंगे या नहीं होंगे? ये वो तमाम सवालात हैं जो डेली डिस्कस हो रहे होते हैं। फिर बातों में ये भी पूछा जा रहा होता है कि जी क्या खान साहब को असम्बलियों को छोड़कर और इस्तीफ़े देकर बाहर बैठना चाहिए था या असम्बलियों में रहना चाहिए था। और ये सब उस तनाजुर में हो रहा है कि जब हम जानते हैं कि हमारी इकॉनमी कि जिस पर जो भी हुकूमत आती है तो आती पहली बात कि जी पिछले दौरे हुकूमत में तो बहुत लूट प्रोग्राम चल रहा था और सब कुछ तबाह करके रख दिया है, ख़जाने खाली हैं और हम पर बड़ा बोझ है, हम उसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब की हुकूमत आई तो खान साहब ने कहा कि जी हमने 100 दिन का प्लान दिया था, लेकिन हमें यह मालूम नहीं था कि इससे पहले क्या होता रहा है। और फिर उसके बाद ये 3.5 साल अपोजिशन यही बार बार कहती रही कि जी ये ना अहल हैं ना लायक हैं, इनसे मैनेज नहीं हो रहा और गरीब जो है वो पिस रहा है। और फिर हमजा शहबाज साहब का मुझे अभी भी याद है, जब ये उनका कायदे ऐवान पंजाब असम्बली के मुंतखब हो रहे थे और उनका यह सिलसिला चल रहा था, तो वो अपनी हर ही तकरीर में एक उस बच्ची का जिक्र करते हैं कि जी बच्ची सारी रात सो नहीं सकी, रोती रही क्योंकि उसको दूध नहीं मिल रहा था। यानी कि महंगाई है तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सका उसका बाप कि वो जितना कमाता है उसमें लाकर बच्ची को जो बर वक्त दूध पिलाना है वो लाकर दिया जा सके। लेकिन अब जब हुकूमत PMLN की है, इत्तेहादियों की है विफाक में, पंजाब में, तो तब क्या दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? क्या सब अब सस्ता हो गया है? सब अच्छे की रिपोर्ट है? हरगिज़ नहीं। पेट्रोल महंगा हो चुका है और उसके नतीजे में बाकी भी जो अशियाँ हैं वो भी महंगी हो गई हैं। लेकिन हुकूमत ये भी मानने को तैयार नहीं है कि इसमें उनको कसूर है। वो कहते हैं जी पिछले 3.5 साल वालों से पूछें। फिर अगर बिजली की लोड शेडिंग की बात हो कि जी लोड शेडिंग क्यों इतनी हो रही है, आप तो कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। और जब हुकूमत पिछली थी और उसकी मुद्दत अभी मुकम्मल हो रही थी, यानी कि उनको जब अभी निकाला गया तो उनके निकाले जाने तक कोई लोड शेडिंग का मसला नहीं था। जैसे ही आप आए आपने लोड शेडिंग शुरू कर दी है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी 1 मई से लोड शेडिंग ख़त्म। फिर खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा जी अब तो कोई लोड शेडिंग हो ही नहीं रही है, मई के महीने में कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही है। लेकिन जितनी लोड शेडिंग हो रही है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हर वो शख्स जो पाकिस्तान में रहता है, चाहे वो शहर में रहता है देहात में रहता है, उसको मालूम है कि लोड शेडिंग की क्या पोजीशन है। और अब ये ऑडियो लीक, वीडियो लीक, ये हमारी सियासत आजकल कुछ ऐसी है और इसमें कितनी सदाकत है ये भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। कि जो अभी ये ताज़ा ऑडियो सामने आई है जिसपे शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा, उन्होंने बाकायदा इस पर ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि जी NRO मांगा जा रहा था इमरान खान साहब की तरफ से। आज के प्रोग्राम में जी हमारे मौजूद मेहमान सीनियर एनालिस्ट हैं और वो अपनी राय का इजहार करते हुए हमें मौजूदा सूरत हाल क्या है और आगे क्या होने जा रहा है इस पर हमें आगाह करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़किया सलमान आबिद साहब ने। सलमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट अहमद वलीद साहब ने। अहमद वलीद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट मुबशर बुखारी साहब ने। मुबशर बुखारी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। सबसे पहले सलमान आबिद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, ऑडियो से शुरू करते हैं। ये ऑडियो लीक जो सामने बज़ाहिर मलिक रियाज साहब हैं और आसिफ अली जरदारी साहब हैं, क्या आपको लग रहा है कि जेन्युइन ऑडियो है? देखिए, ये इस किस्म की एक ऑडियो जो है या इस किस्म की कहानी जो है अभी 20-25 दिन पहले भी सामने आई थी जब तहरीक में तमाच चल रही थी और कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब ने आसिफ अली जरदारी से मदद मांगी है। देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अभी इमरान खान पे इतना बुरा वक्त नहीं आया कि वो आसिफ अली जरदारी साहब से NRO मांगेंगे, एक बात। और दूसरी बात यह कि ये मुझे बताइए कि आसिफ अली जरदारी के पास NRO देने के लिए क्या है? मतलब वो क्या दे सकते हैं? क्या वो सदर पाकिस्तान है? क्या वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है? क्या वो आर्मी चीफ हैं जो उनको NRO देंगे? और इमरान खान ने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो NRO लेना चाहते हैं? अच्छा, जहाँ तक हुकूमत बचाने की ताल्लुक है, वो तो आसिफ अली जरदारी ने 2018 का इंतखाब जीत के ही कहा था कि हम तो हुकूमत के साथ मिलकर ताउन करना चाहते हैं, हम मिलकर हुकूमत करना चाहते हैं। अपनी कॉपरेशन उन्होंने हाथ बढ़ाई थी। वो तो इमरान खान साहब ने खुद पीपल्स पार्टी के साथ कॉपरेट करने से इनकार कर दिया था। तो मुझे नहीं लगा कि इस पूरी कहानी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर वो उनसे NRO मांग रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि जो मलिक रियाज साहब हैं या ये आसिफ अली जरदारी साहब हैं, माशाल्लाह बड़े पुराने दोस्त हैं और बड़ी इनकी सियासी जिसे कहते हैं ना दोस्तियाँ हैं और ये हमेशा से एक ब्रिज के रोल प्ले करते रहे मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान। एक ज़माने में तो मलिक रियाज साहब कहते थे कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करता हूँ। अब सवाल यह है कि अगर इमरान खान ने इनसे NRO मांगा है तो ये दोनों हज़रात ज़रा सामने आए
और बाकायदा एविडेंस दे, शवाहिद दे, क्या बात हुई, किस बुनियाद पे एनआरओ मांगा, जरा पेश तो कर दे। लेकिन वो कोई करेंगे। अब असल में हो ये रहा है, पाकिस्तान की सियासत का अलमिया देखिए। पाकिस्तान की सियासत ऑडियोज और वीडियोज पे चली गई है और कोई उसकी फिर तस्दीक कोई नहीं, कोई उसकी फ्रांसिक ऑडिट कोई नहीं, सिर्फ बातें हैं, प्रोपेगेंडा है, कभी किसकी ऑडियो ले आए, कभी किसकी वीडियो ले आए, कभी किसने क्या कहा। मैंने वो सारी टेप सुनी है जो बात आपने अभी बात की है। उसके अंदर जरा देखें कि जी खान साहब मुझे पैगाम दे रहे हैं बार बार। अच्छा, ये पैगाम क्या दे रहे हैं, ये तो पता ही कुछ नहीं है। और जी देखो जी तानू पैगाम दे रहे हैं जी, बड़ा पीछे पे ने मेरे भी, क्या पैगाम दे रहे हैं ये भी तो बताइए ना, क्या चीज मांग रहे हैं आपसे, क्या चीज लेना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि असल में इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पावर कॉरिडोर के अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। वही चीजें इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में गालिब है। मेरा नहीं मुझे लगता कि इसके अंदर कोई बड़ा वजन है। अच्छा, इस बात के अंदर आप समझते हैं जाली ऑडियो है? देखिए जाली उसमें है ही कुछ नहीं। मैं तो असली है, जाली तो बात की बात है ना। मुझे बताइए उस पैगाम के अंदर कौन सी ऐसी बात है बस वो जिसको बुनियाद बनाना चाहते हैं। उस कहीं भी बात को खान साहब की कि जी एनआरओ 2 मांग रहे हैं, वो बता तो देना पहले उन्होंने एनआरओ 2 मांगा क्या है, किस बुनियाद पे मांगा है, क्या चीज है, जो शराइत क्या पेश की है, कंडीशंस क्या लगाई हैं, किन इश्यूज पे मांगी हैं, अपनी जात के लिए मांगी हैं, अपने खानदान को बचाने के लिए मांगी हैं, फराह गोगी को बचाने के लिए मांगी है, या ये कि अपना हुकूमत बचाने के लिए मांगी है, बता तो दें। उसके अंदर तो कोई बात नहीं लग रही। अब उसकी तफसीलात अगर मलक रियाज साहब और जरदारी साहब देना चाहते हैं तो जरा ले आए, ताकि नया पंडोरा खोल लेते हैं, पता चल जाएगा कि किसमें कितना वजन है। ठीक, अहमद वलीद साहब की तरफ जा सकते हैं जी अहमद वलीद साहब, आपकी नज़र में इस ऑडियो को आप कैसे देखते हैं? क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? और इंपॉर्टेंस इस वजह से कि अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर ट्वीट कर दिया है। गो कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जी इस पर तो उनको क्या ट्वीट करने की जरूरत थी, इसमें ऐसा क्या था? देखिए, एक तो सलमान आबिद साहब ने जो फरमाया कि ये बिल्कुल एक दूसरे का तोड़ कर रहे हैं, एक दूसरे को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इमरान खान जलसे जुलूस धरना इस तरफ लगे हुए, तो उनको ब्रेक देने के लिए कि आपकी ये ऑडियो, आपकी इस मुराद के आपसे रिलेटेड ऑडियो आई है। ये ऑडियो एक्चुअली सलमान साहब मतलब जो भी कह रहे हैं कि कहाँ से आई है, ये एक्चुअली अदम इत्मीनाद की तहरीक से पहले की ऑडियो है, जो उस वक्त भी बाज़ सुनी जा रही थी इसकी कि इमरान खान के राब्ते हुए आसिफ अली जरदारी से कि अदम इत्मीनाद के ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं, मैं असम्बलियाँ तोड़ सकता हूँ, जिस पे ये बातें चल रही थी उस टाइम पे। और दूसरा ये है कि ये जो ऑडियो है या अगर आप कहें कि इमरान खान ने जरदारी से क्यों बात करनी थी, तो आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ था, उस टाइम पे बातचीत हुई थी, बीच में यही लोग थे, इस तरह के लोग ही थे जिन्होंने सारी बातचीत करवा के सेनेट के इलेक्शन में एक दूसरे को फैसिलिटेट किया। तो मेरा ख्याल है कि सियासत में ये बात चलती है, अगर आप बैकडोर इस्तेमाल करते हैं तो आप कोई ना कोई फायदा लेना चाह रहे होते हैं, जैसे सेनेट में इमरान खान ने लिया और पीपल्स पार्टी ने लिया, तो इसी तरह से आगे बातचीत चलती है। मेरा ख्याल है कि ये जो ऑडियो है इसकी तरदीद या तस्दीक जो है वो तो मलक रियाज कर सकते हैं या आसिफ अली जरदारी कर सकते हैं, या फिर इमरान खान कर सकते हैं कि जी मैंने तो ऐसी कोई मलक रियाज से बात हुई नहीं है, मैं क्यों उनसे बात करूंगा कि मेरे जो अदम इत्मीनाद जो है वो आप ना लाएं। लेकिन एक तरफ अगर आप देखें तो उस वक्त इमरान खान इस बात पे मान चुके थे, उन्होंने खुद भी माना कि असम्बलियाँ तोड़ने के लिए वो तैयार थे। वो जो बातचीत हुई थी, 3 ऑप्शंस उनके पास आई थी कि इन ऑप्शंस पे किस पे वो जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं असम्बलियाँ तोड़ सकता हूँ, जिस पे अपोजिशन ने कहा था कि अब वक्त गुजर चुका है, असम्बलियाँ तोड़ने का टाइम जो है वो अदम इत्मीनाद से पहले था, उस वक्त आपको कहा गया, आपने नहीं तोड़ी। तो मेरा ख्याल है ये उसका बैकग्राउंड है थोड़ा सा, लेकिन मेन चीज़ वही है कि दबाव में लाना चाहते हैं एक दूसरे को। हर जमात जो है, अगर इमरान खान धरने कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, तो हुकूमत ने ये वीडियो ऑडियो जो है वो लीक की है ताकि इमरान खान को थोड़ा काउंटर किया जा सके और उनको दबाव में लाया जा सके। ठीक, मुबश्शिर बुखारी साहब आपकी तरफ आते हुए, क्या आपको लगता है कि खान साहब इस तरीके से मलिक रियाज साहब से या किसी से भी कहेंगे, जब हुकूमत जा रही थी, अगर ये उस वक्त की ऑडियो है, अहमद वली साहब सही कह रहे हैं कि उस वक्त की ऑडियो है, तो मिन्नत समाजत की हो, क्योंकि दूसरी तरफ खान साहब खुद तो ये कहते हैं कि जी मैंने अगर अपनी हुकूमत को बचाना होता तो मैं भी उसी तरीके से करता जैसा कि उस वक्त की अपोजिशन ने किया था, और अब की जो हुकूमत है कि पैसे लगाते हैं, हम लोगों को तोड़ के अपनी तरफ लेकर आते और अपनी हुकूमत को किसी ना किसी तरीके से बचा लेते। हुकूमत बचाने के लिए नहीं कर रहे, अदम इत्मीनाद में वो असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार थे। नहीं, जिस तरह खान साहब ने कहा ना कि जी मैंने अगर अपनी हुकूमत को बचाना होता, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, बचाने की बात नहीं हो रही ना, ये जो ऑडियो है। नहीं, इस ऑडियो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अहमद वली साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि इस ऑडियो को नहीं, लेकिन वैसे खान साहब जो अपनी बात करते हैं
कि हमने अगर हुकूमत अपनी बचानी होती तो हम बचा सकते थे, हमारे पास वसाइल भी थे, हम भी पैसा वगैरह लगाते। मुबश्शिर साहब। जी देखिए, मामला ये है कि अभी जो रिसेंटली भी इंडिकेशंस आई हैं उसमें यही है कि खान साहब कुछ फॉर्मर जजेस और इसी तरह के कुछ रिटायर्ड जनरल्स और फिर मलिक रियाज का नाम दोबारा भी आ रहा है। क्या भी कोई पैचअप इस सूरत में हो जाए कि उनको आना जाए या असेंबली तोड़ दी जाए। देखिए, ये जो बैक ऐसी है ये, और ये माजी में बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, सेनेट के इलेक्शन में हमें बाकायदा कोऑर्डिनेशन नजर आई पीपल्स पार्टी और पीटीआई में। और जहां तक आसिफ जरदारी साहब का ताल्लुक है, देखिए मुफाहमत को तो प्रमोट करते रहे हैं, यहाँ तक उन्होंने प्रमोट किया कि बहुत सारे लोग जिन पे बेनजीर भुट्टो ने जो है वो काफी संगीन उन पे इल्जाम लाए थे, और उसके बाद अपने खात में मोहतरमा शहीद ने डिस्कस भी किया, फिर वही परवेज इलाही साहब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हो गए। तो आसिफ जरदारी साहब जो है वो माफ करने के और आगे बढ़ने के कायल है, ये मैंने उनका तर्ज सियासत देखा है। और यही वजह है कि 23 केसेस उन पे टोटल रजिस्टर हुए, जिसमें से 19 मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी ने किए, और आज वो उनके साथ उनका बेटा जो है उनके भाई की कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहा है। तो इसलिए, और वो यकीनन उनके कनेक्शंस भी बड़े स्ट्रांग हैं। वजह ये है कि देखिए वो इसी स्टैब्लिशमेंट से और इन्हीं जो पार्टीज हैं इनसे डील करते आ रहे हैं 1988 से, और यकीनन वो वही शख्स हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को परसुएड किया जिन नो कॉन्फिडेंस पे जाए। वो वही हजरत हैं जिन्होंने अभी मियां नवाज शरीफ को दोबारा कायल किया कि आप जो है ये प्रोलॉन्ग कीजिए, अभी फौरी इलेक्शन में जाने की जरूरत नहीं। तो यकीनन उनके पास कोई ना कोई गुर तो ऐसा है। तो अगर ये वो नो कॉन्फिडेंस से पहले की है या बाद की है, दोनों सूरतों में मलिक रियाज के हवाले से ये भी मामला कुछ दिन पहले सामने आए कि वो पीटीआई को फंड भी कर रहे हैं, तो उसकी भी तरदीद या तस्दीक नहीं आई किसी तरफ से। तो ये मामला चलते रहते हैं, इसमें अचंभे की कोई बात नहीं। अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब तो बातें दूसरी तरफ निकल चुकी है। ठीक, मुबश्शिर साहब जरा ये भी बताइए कि अभी आप मफामत की बात कर रहे थे और जरदारी साहब की मफामती पॉलिसी, मफामती सियासत की आप बात कर रहे थे, तो क्या अब हम ये समझें और क्या हम ये कह सकते हैं कि अब नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने भी मफामत सीख ली है, क्योंकि अपने सियासी उनकी मुखालफत जितनी रही है पीपल्स पार्टी के साथ ओवर द ईयर्स और एक दूसरे के बड़े फियर्स कंपेटिटर्स रहे हैं, लेकिन अब हुकूमत में इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब ने भी मफामत सीख ली? जी देखिए, जो एक बड़ा तारीखी डॉक्यूमेंट है जिसे आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, दोनों पार्टीज ने मिलकर साइन किया। उसके बाद 18th अमेंडमेंट जो है उसमें अगर मुस्लिम लीग नवाज की सपोर्ट ना होती, वो 18th अमेंडमेंट ना होती, तो ये तो मुफाहमत फिर जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब एक दूसरे को भाई बहन कहते रहे, मोहतरमा जब जद्दा गई तो उनके लिए ये शलवार कमीज का तोहफा लेके गई। तो ये अब जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं ये रहेंगे, ये ग्राउंड पे होते हैं ये डिफरेंसेस, और फिर ये अब शायद इनके दरमियान डिफरेंसेस देर पा भी ना हो, क्योंकि देखिए कुर्बतें आ जाती हैं। और फिर इन्होंने, आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2003 में जब मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए और डिपोर्ट हुए, तो मियां शहबाज शरीफ की खातिर सड़कों पे मार पीपल्स पार्टी के लोगों ने खाई, क्योंकि उस वक्त तक पीपल्स पार्टी के पास अच्छी स्ट्रीट पावर थी। तो ये चीजें हैं जो इन्हें काफी करीब ले आई हैं। अब जो भी एक दूसरे के खिलाफ कहेंगे वो एक उनका पॉलिटिकल डिक्शन होगा, लेकिन मेरा ख्याल है वो जो एक रेड लाइन है वो क्रॉस मुस्तकबिल में नहीं करेंगे। ठीक है जी, वी गॉट टू टेक अ ब्रेक ओवर है जी। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो पॉलिटिकल मामलात को लेते हुए, और खान साहब अब आगे नेक्स्ट क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। जो गारंटीज, अश्योरिटीज़ की भी बात हो रही है, पिछले दिनों में ये हुई कि जो उनको कोई अश्योरिटी मिल गई है, ये क्या अगर मिली है तो किसकी तरफ से मिली है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, वक्फे पे जाते हुए कहा था कि लौट के वापस आएंगे तो खान साहब को क्या कोई किसी ने कोई गारंटी, श्योरिटी दी है, इस पर बात करने से पहले सलमान साहब, जो प्रोग्राम के इब्तदाई में मैंने कहा कि हर किसी के जहन में, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, यही सवाल है, बल्कि जो हमारे वो ममालिक जो हमारे दोस्त माने जाते हैं उनसे भी पता ये चला है कि जब उनसे कहा गया है कि कोई थोड़ा बहुत हमें फंड्स दे दीजिए, कोई रकम दे दीजिए, उधार दे दीजिए ताकि हम अपने मामलात सीधे कर लें,
तो उनकी तरफ से भी पूछा गया है कि जनाब आप कब तक हैं, तो ये मौजूदा हुकूमत आपको कब तक दिखाई दे रही है? देखिए, अगर हुकूमत की बात करेंगे तो हुकूमत तो कह रही है कि वो अगस्त 2023 तक रहेगी और उस वक्त के बाद जाके इलेक्शन करवाएगी। और हर हुकूमत कहती है, हमारे यहाँ तो ऐसे से हुक्मरान तबकात आए हैं जो रात तक ये कहते रहे कि वो 5 बरस पूरा करेंगे, सुबह उठे तो पता चला कि उनकी हुकूमत जो है वो बल्कि खान साहब भी कहते हैं 2023 अच्छा, इमरान खान साहब भी कहते थे कि 2027 तक जाएंगे, वो 2022 के अंदर ही उनका खात्मा हो गया। तो देखिए, हुक्मरान तबका जो भी होगा वो ये कहेगा। असल चीज ये है कि एक सिचुएशन जो है ना, जिस किस्म की पॉलिटिकल सिचुएशन बनती है उसके अंदर चीजें फिर उलट पुलट हो जाती हैं, जैसे इमरान खान के साथ हुई हैं। अब आप देखिए ना, ये हुकूमत आई थी और ये हुकूमत आई थी इस बुनियाद के ऊपर कि हम इमरान खान को गिरा देंगे, गिरा कर हम एक मुतबादल हुकूमत लेके आएंगे। इमरान खान की हुकूमत गिराना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, उसमें ये कामयाब हो गए। जैसे भी गिरी, जायज नाजायज, बाहर से आई इमदाद, नहीं आई लोकल सपोर्ट, जो भी कह रहे, इमरान खान की हुकूमत गई तो है ना, ये तो बात समझ आ गई। अब गिरने के बाद जब ये नई हुकूमत बनी है, वैसे आपकी नजर में जायज हुकूमत है? कौन सी नाजायज हुकूमत है? कौन सी? अभी ये जो हमारी फेडरल में है, नहीं, हुकूमत जायज है, एक बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्होंने उसके नंबर पूरे किए, उसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है सारी। लेकिन अब इसके पीछे सपोर्ट किसने की है, किसने ताने बाने बनाए, वो एक अलग बहस है जो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा रही है। एक बात, अब सवाल सिर्फ ये है कि हुकूमत आ गई है। हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को तो क्लैरिटी है कि हमने अगस्त 2023 से पहले इंतखाबात नहीं कराने। मुस्लिम लीग नून में यह क्लैरिटी नहीं है। मुस्लिम लीग नून का हर बंदा दूसरे दिन एक दूसरी अजान देता है और दूसरी आवाज लगाता है। कभी मरियम लगाती है, कभी खाकान अब्बासी लगाते हैं, कभी इसहाक डार लगाते हैं। यानी इसहाक डार साहब की तो हालत ही है, उन्होंने अपने ही वजीर खजाना के बारे में कह दिया मुफ्ता इस्माइल को क्या पता इकॉनमी क्या होती है, और मैं चलाऊंगा लंदन से बैठ के। वैसे सलमान साहब जो कहते हैं, आप क्या ये समझते हैं कि वो ठीक कहते हैं कि जी, जिनका भी हमने कहा मरियम नवाज कुछ कहती हैं, फलां कुछ कहते हैं, फलां कुछ कहते हैं, कि ये सिर्फ उतों उतों कहते हैं? नहीं सर, उनके अंदर एक तजाद है। देखिए ना, बात यह है कि मरियम जो है और नवाज शरीफ साहब जो है वो इस पूरे जो भी नया सेटअप आया है उसमें अपने आप को आइसोलेट फील करते हैं। वो कहते हैं हम कहां पर खड़े हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखिए जो खाकान अब्बासी साहब हैं, जो ये समझ रहे थे कि वो नवाज शरीफ और मरियम इसके शहबाज शरीफ के बाद एक मुतबादल वज़ीर आज़म होंगे, वो अपने आप को आइसोलेट फील करते हैं। तो मुस्लिम लीग नून में एक डिफरेंट किस्म की आ रहा है, लेकिन इसको छोड़ दें। मैं जरा इसी पे कायम रहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने अगस्त 2023 तक हुकूमत करनी है, मान लेते हैं। नहीं, आप मानते हैं या आपको लगता है कि वो वाकई में जो कह रहे हैं वही चाहते क्या हैं? मैं कहता हूं वो ये चाहते हैं, शहबाज शरीफ तो चाहेंगे कि अगस्त 2023 तक हुकूमत मिले। ठीक है, और मरियम नवाज नहीं चाहेंगी। मरियम नवाज ये नहीं चाहेंगी। मरियम नवाज ये चाहेंगी कि जनाब इलेक्शन की तरफ जाया जाए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं क्या है। वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये एहसास बड़ी तेजी से पैदा हो रहा है कि वो जो इमरान खान की 3.5 साल की परफॉर्मेंस का बोझ जो हमने अवाम पर कहना था कि इमरान खान नाकाम हो गया है, लोग वो भूल जाएंगे और लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कारकर्दगी को सवालिया निशान लगाकर इंतखाबात में जाएंगे। लोग सवाल उठाएंगे, चाहे आपको 1 साल मिला, आप बताइए आपने डिलीवर क्या किया। अभी पेट्रोल जो है अभी 20-22 रुपए और बढ़ना है, बिजली की कीमतों में 4 से 8% इजाफा होना है, महंगाई अपने अरूज पे होनी है। कोई पटारी में से सांप नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब निकाल सकेंगे। कोई उनके पास ऐसी माशी टीम नहीं है जिसके अंदर से आप कोई तरक्की और खुशहाली के शादियाने बजाएंगे। ये IMF जो है उसकी कंडीशन भी पूरी करनी है, उनकी शराइत भी पूरी करनी है, और साथ साथ जो भी बाहर से आके सरमायाकारी करेगा पहले वो ये देखेगा ये कितनी स्टेबल हुकूमत है, इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है। इस हुकूमत का मुस्तकबिल ये है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल डिस्कोर्स 2 बुनियादी बातों में फंस गया है। इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने अपनी मुद्दत पूरी करनी है। अनसर्टेनिटी तो है, किसकी बात मानी जाएगी। अभी मुबशर बुखारी साहब ने भी इशारा किया, वलीद ने भी किया कि ये जो एक रिपोर्ट चली है डॉन के अंदर जो कल आई है कि जी यकीन दहानी कराई गई है इमरान खान साहब को। उसकी तरफ जरा तो मैं जरा चाह रहा था कि हमारा ये जो राउंड है ना, इसमें ये मैं कह रहा हूं कि ये चीजें देख लें कि हुकूमत करें आप, लेकिन आपको डिलीवर करना होगा। आप ये छोड़ दें इमरान खान साहब ने क्या किया, इमरान खान साहब भी कहते थे पिछलों ने क्या किया। अब तो लोग आपसे कह रहे हैं कि भाई देखिए इमरान खान तो तजर्बाकार नहीं थे, इमरान खान में तो सलाहियत नहीं थी, आप तो माशाल्लाह 40 साल की हुक्मरानी का तजर्बा रखते हैं, आपको तो इकॉनमी के अलिफ बे का भी पता है, अलिफ से लेकर ये तक के डायनामिक समझते हैं। अब आइए ना, इकॉनमी को ठीक कीजिए, गवर्नेंस को ठीक कीजिए, रिफॉर्म्स को ठीक कीजिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी थी, कितना शोर था। जरदारी साहब ने कहा कि पहले इंतखाबी इस्लाहात फिर इंतखाब, निकला क्या उसमें से 2 पॉइंट, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म कर दें और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म कर दें। बस यही भाई, अगर यही इंतखाबी इस्लाहात हैं तो मैं आपको बताऊं, ये इलेक्शन होने दें, जो जीतेगा वो कहेगा इलेक्शन शफाफ है, जो हारेगा वो कहेगा इंतखाबात में धांधली हुई है। क्या नतीजा निकाला आपने शफाफ इंतखाबात का? क्या अब इलेक्शन कमीशन की सलाहियत के बारे में अंदाजा लगाइए।
आपको याद है जब जुडिशियल कमीशन बना था इमरान खान के दौर में 2014 में, उन्होंने 42 पॉइंट्स रेज किए थे अपनी रिकमेंडेशंस के अंदर जुडिशियल कमीशन ने कि ये 42 नुकात ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पे इंतखाबी बेजाब्तगियों को रोका जा सकता है। आप मुझे बता दीजिए, वो ड्राफ्ट ले आइए। इलेक्शन कमीशन ने 2014 से लेकर 2022 तक कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स की हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कहें कि जी बड़ी शानदार 8 साल की परफॉर्मेंस है और इलेक्शन जो है ना वो शफाफियत की तरफ जा रहा है। ये प्रॉब्लम रहेगा। और अब इस वक्त हो क्या रहा है, जल्दी जल्दी नैब की तरमीम कर लो, जल्दी जल्दी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लो, जल्दी जल्दी चेयरमैन नैब लगा लो, जल्दी जल्दी इलेक्शन कमीशन के लोग लगा लो। अगर आपने 2023 तक रुकना है तो भैया जरा स्लो चले, इतनी स्पीड क्यों पकड़ रहे हैं? लगता ही है कि उनको भी लग रहा है कि सूरत हाल क्या बनी हुई है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, अनसर्टेनिटी है, कल पता नहीं किसने फैसला करना है। ठीक है, अहमद वलीद साहब, आप क्या देखते हैं, क्या असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं और क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस फिर इसी साल होंगे? असेंबलियां तहलील होंगी तो फिर तो इलेक्शन इसी साल होंगे, लेकिन क्या ये 2023 वाली बात है, वहां तक जाएगा मामला या पहले ही सिमट जाएगा? मेरा ख्याल है कि एक तो ये जो सलमान आबद से कह रहे थे ना कि मरियम और शहबाज शरीफ जो हैं वो उनकी राय जो है मुख्तलिफ है इलेक्शन और हुकूमत लेने के ऊपर, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये स्ट्रेटजी उनकी क्योंकि मरियम ये चाहती हैं कि उनकी पार्टी की स्ट्रेटजी है कि मरियम के थ्रू सारा बोझ जो है पिछली माजी की जितनी ये 3.5 साल की हुकूमत की कारकर्दगी है उसके ऊपर तनकीद की जाए, बार बार लोगों को याद कराया जाए और शहबाज शरीफ जो है वो हुकूमत करें। और तीसरी चीज़ ये है कि जो बैरूनी जैसे इदारे हैं या मुल्क हैं वो पाकिस्तान को कैसे देखेंगे। उनके पास एक ही पैमाना है कि पाकिस्तान की हुकूमत वो स्टेबल है जिसके पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इस हुकूमत के साथ है और इमरान खान को वो पैगामात दे रहे हैं कि आप ज़रा थोड़ा सा स्लो चलें, इनको काम करने दें या इनको आगे जाने दें, व्हाटएवर, तो मेरा ख्याल है कि वो इस पहलू को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे कि पाकिस्तान में अगर इस्टेब्लिशमेंट इस सेटअप के साथ है तो फिर हमें इनके साथ चलना है। दूसरा ये कि तेज़ी की बात जैसे नैब है या कुछ तरह की जो तरमीम है तो ज़रूरी, और नैब आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे से स्लो हुआ है, यानी कि बिल्कुल डेड है, कोई नए केसेस ज़्यादा नहीं आ रहे। ये फराग होगी के अलावा बाकी आप देख लें कि कोई केसेस नहीं आए, क्योंकि नैब का 3.5 साल का जो इम्पैक्ट आया कारोबार के ऊपर, इन्वेस्टर के ऊपर, वो बहुत बुरा है। यानी पाकिस्तान के बेशुमार इन्वेस्टर्स है बड़े बड़े जो ये समझते हैं कि नैब ने उनके ऊपर दबाव डाला या उनको कारोबार में। तो आप कहना चाह रहे हैं कि नैब को खत्म कर दिया जाए? नहीं, खत्म की बात नहीं है। आप पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अगर कोई केस साउंड है उसके ऊपर होना चाहिए। आप देखें कि 3.5 साल में उन्होंने शायद ही कोई बिजनेसमैन बड़ा होगा जिसको ना तलब किया हो, शायद ही कोई पॉलिटिशियन होगा जिसको उन्होंने बुलाया ना हो। तो इससे पाकिस्तान में आप ब्यूरोक्रेट्स देख लें, वो काम करने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके ऊपर नैब के केसेस पड़ जाएंगे। तो इसलिए जो तरक्की का रास्ता है ना रुका हुआ था, ये गौर करना पड़ेगा। इसके ऊपर इमरान खान या फवाद चौधरी खुद भी बोलते रहे उस टाइम पे कि नैब की वजह से कारकर्दगी मुतासर हो रही है। दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह से नहीं है कि पूरे मुल्क में आप अफरा तफरी पैदा कर दें और कारोबार जो है ठप कर दें, लोग जो है पैसा बाहर भेज दें। तो ये जो काम था ये रुकना जरूरी था। मेरा ख्याल है कि नैब अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन करके पहले फिर किसी को हाथ डाले तो ज्यादा अच्छा है। आप समझते हैं असेंबलियां तहलील होंगी अभी, ये जो अगले महीने की बात हो रही? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सलमान साहब बहुत मुश्किल है। नहीं वो ठीक है, वो देखिए एक राय है। नहीं, अभी आपने कहा है कि हो जाएंगी, वो अहमद वलीद साहब ने कह दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, एक असेसमेंट है ना हमारी। मुझे लग ये रहा है कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसका अल्टीमेट नतीजा आपको अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अब ये अर्ली इलेक्शन जो है मैं बताता हूँ, मुझे लगता है कि अगर अर्ली इलेक्शन भी होंगे तो अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं होंगे। ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक मुझे आप देखिएगा ये सिचुएशन जो है इलेक्शन की तरफ जाएगी और यही पार्टी, ये शहबाज शरीफ साहब भी माशाल्लाह अपने हाथ से अपनी जबान से ऐलान करेंगे कि जनाब हम अगले महीने असेंबलियां तहलील होंगी नहीं होंगी? अगले महीने का मैं ये कह रहा हूं, अगर नवंबर में होना है तो इसका मतलब जुलाई में जाके आपको ये हुकूमत गिरानी है, जुलाई तक। ठीक है, मुबशिर साहब आपकी तरफ आते हैं। सर आपको क्या लग रहा है, असेंबलियां तहलील होंगी अगले महीने? ये जो अगले महीने की अब बात चल पड़ी है जी, प्रैक्टिकली देखिए जो सिचुएशन है हमारी, एक तो सियासी गैर यकीनी की कैफियत और दूसरा हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन, इसमें इस वक्त तो मामला ये है ही नहीं। अगर हम एक बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू लें तो मामला है कि आपने रियासत के साथ और इसके फैब्रिक के साथ और इकोनॉमी के साथ सरवाइव करना है। वो सर्वाइवल इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक हुकूमत तब्दील हुई, चलिए परफॉर्मेंस तो उनकी बैठ थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की,
और वो कोई भी नैरेटिव काम नहीं हुआ है, एंड पे एक वो खत जो है वो कामयाब हो गया, वो कम से कम अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने में कामयाब हो गए। अब आगे जो मसला है वो हमारे सर्वाइवल का है। सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि अगर आप अभी जो हम नेगोशिएशन कर रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज के साथ, और उसके वो यही देख रहे हैं कि भाई अगर इस हुकूमत ने भी 2-3 माह बाद चले जाना है या 2 माह बाद चले जाना है, तो फिर इनसे नेगोशिएशन का फायदा क्या। तो एक तो ये मामला है कि अगर आपने अपना इकोनॉमिक सर्वाइवल करना है तो कम से कम यही हुकूमत थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करे। एक बात तो ये हो गई, लेकिन दूसरी बात ये है कि यकीनन वही इंस्टेबिलिटी तो है पॉलिटिकल। अब जो मामला है, सारी रेस लगी हुई है, ये मैराथन है एक, यानी इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो नवंबर से पहले हो जाए जी, जबकि रूलिंग कोalition ये चाहती है कि इलेक्शन ये नवंबर के बाद करें या कम से कम मिड नवंबर में करें। तो अब इस रेड लाइन तक पहुंचना है दोनों को, तो अच्छा। उसके लिए इमरान खान साहब अपना प्रेशर माउंट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। हुकूमत जो है उस प्रेशर को डिफ्लेक्ट कर रही है या डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही है टेंशन को। तो मेरा जाती ख्याल भी यही है कि अगर बहुत अर्ली भी होंगे तो वो अक्टूबर और नवंबर में होंगे, और उस अनाउंसमेंट से पहले कुछ बहुत अहम फैसले होंगे और कुछ ऐलानात होंगे। ये रेड लाइन की जो आपने मुबश्शिर साहब बात की है, वही रेड लाइन है जिसको नापसंद भी बहुत करते हैं और फिर उसको सबसे पहले जाके छूना भी चाहते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये नहीं कि कोई एक पसंद करता है और एक नापसंद करता है, दोनों ग्रुप भी नापसंद करते हैं। बुनियादी तौर पे यही मसला है कि अगर आप ताकत का मंबा अवाम की बजाय किसी और को समझेंगे, फिर पाकिस्तान में यही होता रहेगा। अगर आप वापस, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और इमरान खान तीनों वापस अपने उस स्टैंड पे हैं कि भाई ताकत का सरचश्मा जो है पाकिस्तान में वो अवाम है, तो यकीनन आपको इन रेड लाइंस तक पहुंचने की जरूरत नहीं, यानी जो मैराथन की विनिंग लाइन है वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं। वैसे मुबश्शिर साहब, ताकत का सरचश्मा अवाम है? देखिए मेरे नजदीक तो आइडियली होने चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली है नहीं। अच्छा चले, अगले महीने आप असेंबलियां तहलील होते नहीं देख रहे? मैं अगले 2 माह तक तो नहीं देख रहा। अगले 2 माह तक, यानी कि फिर आप सलमान साहब वाली राय से इत्तेफाक करेंगे, जुलाई वाली? मैं सलमान भाई से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, और लेकिन मैं ये समझता हूं कि असेंबलीज जो हैं वो अगस्त में तहलील करेंगे, और उसकी एक खास वजह है। ठीक है जी। तो सलमान साहब ने कह दिया है कि जुलाई में तहलील होगी, मुबश्शिर साहब ने कह दिया है कि अगस्त में होगी, और अहमद वलीद साहब ने तो सीधा सीधा ना डिसअलाउ मुस्तरद कर दिया है, वो कासिम सूरी वाला डिसअलाउ मुस्तरद करके उन्होंने कह दिया है अभी कोई चक्कर नहीं है, अब इसी तनख्वाह में गुजारा करें। मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि मैं भी जाती तौर पे ये चाहता हूं कि ये असेंबली अपनी टर्म पूरी करे, चूंकि पिछले 15 साल से तसलसल आ रहा है कि हमारी पार्लियामेंट अपना टाइम पूरा करती है। मैं ये चाहता हूं, लेकिन हालात जो है मुझे इजाजत नहीं दे रहे कि जो मैं चाह रहा हूं वो मैं देखूं भी और कहूं। ठीक जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे। तो जो अभी मुबश्शिर साहब ने भी एक जिक्र किया था कि किस किस से मुलाकात खान साहब की हुई है और उनसे कोई मामला तय हुए हैं, और फिर सलमान साहब ने भी उस पर बात की है, इस पर बात हम करेंगे जी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। सलमान साहब, खान साहब की क्या किसी से मुलाकात हुई, और अगर हुई तो किससे हुई? देखिए, एक बात यह कि इस पर कोई हतमी बात कहना तो ज़रा मुश्किल बात है, लेकिन जो इशारे मिले हैं ना, वो मैं उसकी तरफ थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ। एक तो बात यह है कि ये सुबह 7 बजे इमरान खान साहब ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अब ये मेरी समझ से बाहर है, इसको हम इतना ज़्यादा पॉलिटिकली आइसोलेशन में ना देखें कि ये कहें कि जनाब ये बस इमरान साहब को ख्याल आया कि लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, या फना नहीं हो रहा, या फना हो रहा, हंगामा हो गया, जो भी हो गया है, लोगों की जानों का बड़ा मसला और मैं धरने को ख़त्म करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, इस चीज़ों के पीछे कोई बैकग्राउंड तो नहीं कि खान साहब ने ये जो कि जी इंतशार बढ़ेगा और ये होगा, और मैं अगर रुक जाता तो फिर वो एक पॉइंट हो सकता है, वो एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक कोई म्यूजिक तो है। एक बात, मौसीकार कौन, मैं वही बता रहा हूँ, वो म्यूजिक तो है। अब उस म्यूजिक में अभी तक जो खबरें आई, जिसका भी मुबश्शिर ने भी जिक्र किया, वो 3 नाम आ रहे हैं
एक रिटायर्ड जर्नैल का, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस का और एक सनतकार का। अच्छा, अब हमें पता है पाकिस्तानी सियासत में जो ब्रिज के रोल प्ले करने वाले लोग हैं ना, उनमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। उसमें रिटायरी लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लोग होते हैं, फौजी लोग होते हैं, जजेस होते हैं, सनतकार तो खास तौर पे 3-4 नाम तो बड़े बड़े हैं जो अमूमी तौर पे इस तरह के रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, अब किसी ने पैगाम तो दिया है इमरान खान साहब को। अच्छा, अब अगर पैगाम दिया है तो इसका मतलब है 6 दिन के बाद ये नतीजा निकलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अगर 6 दिन के बाद ये नतीजा नहीं निकलता तो ये सारा मफरूज़ा जो हमने बनाया है कि जनाब वो जो है ना पैगाम दिया था कि 6 दिन के अंदर अंदर असम्बली टूट जाएगी, वो तो खत्म होगी बात। बिल्कुल। फिर इमरान खान साहब की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है वो सामने आ जाएगी। वो जो कल उन्होंने कहा कि वो तो हर सूरत में निकलेंगे। अच्छा, वो निकलेंगे तो एक तसादम होगा। ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो तो पीछे रह जाएगी। फिर एक तसादम होगा। नहीं तो और राना तसादम से कोई फर्क पड़ेगा? तसादम तो अभी देखिए, हुआ। तसादम का फर्क ये पड़ेगा कि आपकी इकॉनमी स्टेक पे लगेगी ना। छोड़ दें इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, आपकी इकॉनमी स्टेक पे लगेगी, आपकी पॉलिटिक्स स्टेक पे लगेगी, आपकी अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, हुकूमत और अपोजिशन आपस में क्लैश होंगे, सोसाइटी के अंदर जो पहले से मौजूद इतनी बड़ी पोलराइजेशन है आप उसको और ज्यादा डिवाइड करेंगे, उसमें वायलेंस पैदा होगा। वो किसी के मफाद में तो नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं ना जी, हु केयर्स। सर वो देखिए ना, देखिए सवाल ये है कि वो वही केयर करेंगे जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत का निजाम चले। और इमरान खान साहब किससे मुतालबा कर रहे हैं? आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब मुतालबा कोई शहबाज शरीफ साहब से कर रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दें? वो तो बार बार चीफ जस्टिस की तरफ कह रहे हैं। वो तो बार बार कल भी उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये देखे, और अगर उन्होंने निजाम चलाना है, मुल्क चलाना है, रियासत चलानी है, तो उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। उनको भी पता है कि पाकिस्तान में फैसले कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कौन करवाता है, किधर से होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी जो इस वक्त एक एम्बिग्विटी है, ये जो के जी उनके साथ कोई मुलाकात हुई, किसके कहने पे हुआ, किसके कहने पे नहीं हुआ, मेरा ख्याल है ये 6-7 दिन से ज्यादा खेल चलने वाला नहीं है, जिसके अंदर ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि इमरान साहब को वाकई इशारा हुआ था, वाकई उनको कोई यकीन दहानी कराई गई थी। और अगर नहीं कराई गई तो फिर जो है इमरान खान साहब की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो देखने होगी वो क्या होती है, कितना बड़ा दबाव पैदा करते हैं, कितना वो कहते हैं भरपूर तैयारी के साथ आऊंगा। मानी एक सारी सिचुएशन के अंदर अनसर्टेनिटी डेवलप हो जाएगी और ये क्लैश होगा। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने कहा कि 6 दिन का मैं टाइम देता हूं, उसके बाद मैंने हुकूमत की स्पीड देखी है, 5वां गियर लगाया हुआ उन्होंने, जल्दी जल्दी अपने काम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपके सामने बयान की है। तो इसका मतलब है उनको भी लगता है कहीं ना कहीं कोई बातचीत तो हुई है। तो इसलिए ये सारी खेल जो है ना जो चल रहा है इस वक्त, अभी मैं कल मुस्तफा नवाज खोकर साहब का बयान पढ़ रहा था जो उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जनाब देखिए बात यह है कि IMF पे जाना चाहते हैं तो पहले तो फ्रेश मैंडेट लेना, वो नई हुकूमत जाके फैसला करे। अब ये मुस्तफा नवाज खोकर का जाती स्टेटमेंट है, बिलावल साहब ने दिलवाया है, जरदारी साहब ने दिलवाया। अगर जरदारी साहब का और बिलावल का स्टेटमेंट नहीं है तो मुस्तफा नवाज खौकर से पूछा गया कि भाई आपने किस हैसियत से बयान जारी कर दिया है। तो ये एक अनसर्टेनिटी हमारी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन पैदा हुई भी है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि अगले चंद दिनों के अंदर आप देखिएगा, 8, 10, 12 दिनों के अंदर अंदर ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि ये मामला जो है अगस्त 2023 तक यानी नेक्स्ट ईयर तक चलना है या फिर आपको कोई इलेक्शन अनाउंस। क्योंकि मैं एक बात कह दूं आपको, अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान साहब घर बैठ जाएंगे तो इस गलतफहमी से बाहर निकल आए। इमरान खान साहब ने रहना इसी तरीके से है, इसी तरीके से सियासत करनी है, आपको अच्छी लगे आपको बुरी लगे। उन्होंने तो अपनी पार्टी के अंदर उन लोगों का मशवरा भी मानने से इनकार कर दिया जिन्होंने कहा था कि स्पीड जरा स्लो करें और आप ये क्या बार बार जो है ना एक पॉलिटिकल एडवेंचर करते हैं। उन्होंने कहा जी जिसने पार्टी में रहना रहे और जिसने पार्टी छोड़ दिया वो छोड़ जाए, मैं तो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाऊंगा और मैं ऐसे चलूंगा। तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। 13 जमातें जो है वो एक तरफ खड़ी होकर एक हिकमत अमली के साथ चलना चाहती हैं, इमरान खान साहब एक और तरीके से चलना चाहते हैं। लेट्स सी इसमें से क्या चीज निकलकर सामने आती है फाइनली, और जिसके ऊपर जो चीज प्रिवेल करेगी वो हम देखेंगे। बिल्कुल सही जी। अहमद वली साहब आपकी तरफ आते हैं। सर ये कोई मुलाकात वगैरह हुई है, कोई तसल्ली दी गई है, पक्की तसल्ली दी गई है, या वो जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं जी लॉलीपॉप दे दिया गया है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि लॉलीपॉप दिया हो, क्योंकि इमरान खान धरना खत्म करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। वो तो इनकलाब लेने गए थे। आप देखें कि वो कह रहे थे कि मैं जलसे करूंगा, जलसे के बाद फिर एक तारीख दूंगा, मई के एंड में हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे और वहां से फिर इनकलाब लेके आएंगे। जब आप इनकलाब का ऐलान कर देते हैं तो फिर जाके ऐसे नहीं करते कि जाके एकदम से कहते हैं नहीं ठीक है 6 दिन बाद आएंगे। ये 6 दिन बाद कौन से इनकलाब आएगा? आप सोचें कि एक पूरा तय किया गया और अकेले इमरान खान साहब तय करते, या सलमान आबद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके जो साथी हैं उनकी राय की कोई अहमियत नहीं है। यानी कि वो कोई राय देते भी हैं तो इमरान खान साहब जो है उनकी बात सुनते भी नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है इमरान खान साहब के अंदर। मेरा ज़ाती जो मशवरा है, राय है, वो ये कि इमरान खान साहब को 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की,
सवालिया निशानात हैं, और उन्हें खुद भी पता है और खुद वो इजहार भी कर रही है सारी पार्टी कि हमारे लिए तो बड़ा अच्छा हो गया कि हमें हमारी हुकूमत गई है और उसके बाद हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया। वरना तो उसकी पार्टी के उनकी लोग कह रहे हैं कि अगर और साल निकल जाता तो इलेक्शन हमने जीतना ही नहीं था। तो इसलिए तो अपोजिशन ने उनको मौका फराहम कर दिया है। तो ये जब मौका फराहम किया है तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपनी तंजीमें नो करें पार्टी की, जी हाँ। मौजूद उम्मीदवारों को टाइम दें, अपने हलकों में जाके वो वक्त गुजारें, अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करें, अपने इख्तियारात जो हैं नीचे लोगों में दें कि आप अपने अपने सूबों में, डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम जो जाके करें ताकि पार्टी मजबूत हो। यानी ये नहीं है कि आज बस आपको हुकूमत नहीं मिली और हुकूमत चली गई तो पार्टी खत्म होगी। पार्टियां ऐसे खत्म नहीं होती। यानी कि आपको ये टारगेट होना चाहिए कि आपने अपोजिशन स्ट्रॉन्ग किस्म की, और ये बड़ा अच्छा मौका उनके लिए कि हालात तो अच्छे नहीं है, इकोनॉमी जो है वो तो बहुत बुरी हालत में है, और उनके लिए बड़ा फायदेमंद है कि अगर वो 1 साल अपोजिशन करें, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने करें, और इसी हुकूमत की सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है मुस्लिम लीग नवाज या बाकी सारी पार्टियों के लिए कि वो फौरी तौर पर कोई हालात ठीक कर सकें। तो इसका फायदा उठाएं। यानी अगर आप फायदा नहीं उठाना चाहते तो फिर इस तरह की आप इनकलाब लेने जाते हैं, उसके बाद इनकलाब मिलता नहीं, वापस घर चले जाते हैं। चलें जी मुबश्शिर बुखारी साहब, इस दफ़ा इनकलाब मिलेगा या घर जाना पड़ेगा? और ये जो मुलाकातों का आपने हवाला दिया था, अहमद वलीद साहब ने तो कह दिया कि जी लॉलीपॉप ही है, और सलमान आबिद साहब का ये कहना है कि इतलात ये हैं कि कोई मुलाकात हुई है। तो आपको क्या लगता है, मुलाकात हुई होगी तभी जाकर ये कॉल ऑफ किया है या ये फेस सेविंग थी? मैं आपसे अली एक बात पूछता हूँ कि मैं अभी मुझे कोर्ट एक ऑर्डर दे और मैं उसको टोटली डिफाई कर दूं, और बाद में मैं कोर्ट के सामने जाके कहूँ जी मुझे तो पता ही नहीं था, तो क्या कोर्ट मुझे माफ कर देगी? तो इंडिकेटर तो बहुत बड़ा है कि उन्हें कोई लॉलीपॉप मिला जिसके नतीजे में गए, और उन्हें फिर उनके उस एक्शन का जो उन्होंने कोर्ट ऑर्डर डिफाई किया उसकी कोई पनिशमेंट भी नहीं मिली, और उसको भी इग्नोर कर दिया कि वो कहने नहीं हो जाते, हो सकता है, और खुद ही उसकी तशरीह बयान की जा रही है, हो सकता है उन तक मैसेज सही कन्वे ना हो। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि उन्हें कोई लॉलीपॉप दिया गया। मैं एक बात, कल भी मैं सलमान साहब के साथ एक प्रोग्राम में था तो मैं थोड़ा सा उस पर सेंटिमेंटल भी हो गया कि जब ये हमारे लीडर्स, ये मैं अब इमरान खान की तखसीस नहीं कर रहा, जब ये कहते हैं अवाम को सड़कों पे लाके उनको टीयर गैस और बेटन चार्ज का सामना करवाते हैं, कई जान से चले जाते हैं, तो जब फैसले लेने होते हैं तो फिर ये बंद कमरों में रिटायर्ड बंदों के जरिए या ये प्रॉपर्टी एजेंट्स के जरिए क्यों ये करते हैं, अवाम से क्यों नहीं राब्ता करते? और अगर अवाम से डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली कर ले। जब आपका अपना एटीट्यूड ही डिक्टेटोरियल होगा अपनी पार्टी में, मसलन आपने किसी की नहीं सुननी, आपके जहन में जो आई है, चूंकि आपको दुनिया में हर चीज का सबसे बेहतरीन पता है, तो भाई इस तरीके से ना सियासी और जमहूरी जमातें चलती हैं ना मुल्क चलता है। मुलाकातें उनकी हुई, उन्हें लॉलीपॉप दिया गया, 6 दिन बाद आएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 6 दिन बाद शायद ये सूरत हाल भी ना हो। कॉन्फिडेंस का अगर उनका ये आलम है कि अवाम उनके साथ हैं तो उन्हें फिर पंजाब से जाना चाहिए था, जो कि सबसे बड़ा सूबा है आबादी के हिसाब से। क्यों वो केपी से आके वहां पे आए हैं? तो मैं यही कहूंगा, दोबारा इन तमाम जमातों से इल्तमास करूंगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, जब आप अवाम को इस धोखे में रखते हैं कि आप उनके नुमाइंदे हैं, तो फैसला साजी में भी अवाम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम अज कम उनके नुमाइंदों के जरिए जरूर शरीक कीजिए, उन्हें सुनिए, और अगर वो कोई बात आपको अकल की, कोई पते की बता दें तो उसको गौर करके उस पर अमल भी कीजिए, ना ये कि आप जो समझ रहे हैं वही ठीक है। और ये सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरी पार्टीज में भी, लेकिन उनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कम से कम वो बात सुन लेते हैं। खान साहब के मामले में तो जाती तौर पे मैं समझता हूँ। और एक और बात, एक अली और बात कहूंगा मैं, आप खान साहब का जो तर्ज सियासत या तर्ज हुक्मरानी देखिए, नॉन इलेक्टेड पे उन्होंने ज्यादा भरोसा किया है, यानी उनके इर्द गिर्द हर वक्त नॉन इलेक्टेड लोग मौजूद रहे थे। जमहूरियत में इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं होती भाई, तो वही अवामी नुमाइंदों को साथ रखे, उनकी बात सुने, उनकी आवाज सुने। ठीक, लेकिन आखिर में एक और चीज़, अगर दोबारा निकलते हैं खान साहब एहतजाज के लिए, तो कहा जाता है ना रियासत होगी माँ के जैसी, तो क्या उनके साथ सलूक जो है वो एक माँ वाला होगा या एक सुतीली माँ वाला होगा? ये मेरे से है सवाल आपका अली?
जी मेरे से सवाल, जी जी मुझसे मुबशर सवाल साहब। किया। जी अली, देखिए रियासत माँ के साथ जैसा आप सलूक करेंगे तो जवाब में माँ भी वैसा सलूक करती है। हम्म माँ में शफकत ज्यादा होती है, बहुत दफे इग्नोर कर देती है। हम्म लेकिन वही मामला है कि आप हदूदो कऊद में रहते हुए आप आइए, अगर आप हदूदो कऊद में रहते हैं, कोई लॉ नहीं तोड़ते, तो रियासत को माँ की तरह का सलूक करना चाहिए और हम्म हुकूमत को इंश्योर करना चाहिए कि जो उनकी शख्सी और सियासी आजादी है हम्म उस पे कोई आंच ना आए। ठीक, लेकिन अगर तो ये बगैर डंडे करना सोटे चाहिए। के लोग निकलें और सिर्फ नारे लगाते हुए निकलें, तो क्या वो हदूद में हैं या वो हदूद से कि बाहर हमने हैं? माजी में देखा 126 दिन का धरना, जिसमें तारुल कादरी के कारकुनान गुलेलों से कंचे यानी मार्बल्स हम्म चला के उन्हें जख्मी भी किया, पुलिस वालों को भी मारा। उसके बावजूद शायद बहुत ज्यादा टॉलरेंट रही रियासत या लेकिन हुकूमत। अब तो ये जा रहे हैं ना कल बकायदा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके इजाजत और लेने। इजाजत लेने के लिए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उनके साथ क्या सलूक करती है और किस हद तक उनको स्पेस देती है, क्योंकि इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें पुरअमन एहतजाज की हम गारंटी देते हैं और एक गारंटी देने के बाद हम कहेंगे कि जनाब ये हमारा पुरअमन एहतजाज होगा तो रुकावटें वगैरह ना खड़ी की जाए। तो राना सनाउल्लाह साहब जो है वो तो बिल्कुल कुछ और कह रहे हैं। तो मेरा लगता है कि इमरान खान साहब ने तो गेंद सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में डाली है। लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट पहले उनके साथ क्या फैसला करता है, उसी के नतीजे में पता चलेगा कि इमरान खान की फिर स्ट्रैटेजी क्या होती है और हुकूमती स्ट्रैटेजी क्या होगी। नहीं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं सलमान साहब, तो पहले की तरह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया जाएगा कि ठीक है आपने आना है, एक दफ़ा छोड़ के आप 10 बार आएँ वहाँ श्रीनगर हाईवे पे, या वो छोड़ दें श्रीनगर हाईवे, आप F9 पार्क में जाकर कर लें। तो ठीक है ना, या मेरा आप मतलब है फिर उधर वो इमरान चले खान जाएं, साहब परेड को ग्राउंड में चले नहीं, फिर जाएं। इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी ना। वो क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि आपको एक जगह बता दी जाती है, आप उस जगह पे आके जलसा कर लें और ये एक दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक की इजाजत मिल जाएगी। आपके पास पूरअमन की आप हमें यहाँ पे पीस की गारंटी दें, तो ये चीजें भी तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनसे मांगेगी ना। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उनकी पिटीशन को सुनने से इनकार कर दे और वो हुकूमत को कहे कि जी हुकूमत की डेटा है, हुकूमत जो है उन चीजों को देखे। तो ये अभी पता होना चलेगा अगले 1 आध दिन के अंदर कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उसको टैकल करती है। जो जिसका इशारा अभी मुबशर साहब ने किया ना और वली साहब ने भी किया कि जनाब अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की भी कुछ चीजें कर दी हैं। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कितना स्पेस देता है इस सारे कॉन्टेक्स्ट को। लेकिन एक बात तो है, राना सनाउल्लाह साहब या मुस्लिम लीग नून का जो एक ओवरऑल एटीट्यूड है वो चीजों को पॉलिटिकली डील करने की आदी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी चीजों को पॉलिटिकली डील करती है। राना सनाउल्लाह साहब जैसे जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स से ज्यादा इंतजामी तरीकों से चीजों को डील करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे माशाल्लाह रात के 1:30 बजे लोगों के घरों पे छापे मारे गए हैं और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे काम किया है, वो जाहिर करता है कि वो समझते हैं कि हमारी ताकत रियासत है, हमारी ताकत पुलिस है, हमारी ताकत इंतजामिया है, हमारी ताकत जो है वो एक हुकूमती मशीनरी है। उन्हीं के जरिए हम इनको कुचल सकते हैं ना। इसलिए पॉलिटिकली तो शायद वो नहीं देखेंगे ना, वो उनको स्पेस देना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह तो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं। बिल्कुल सही जी। सलमान साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अहमद वली साहब आपका, मुबशर बुखारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जो पूरी कल सिचुएशन है उसका एनालिसिस अपने एनालिस्ट से सुन लिया और अब जैसे कि हमने आज की डिस्कशन में सुना है कि सलमान साहब का तो ये कहना है कि वो जुलाई में देखते हैं कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। अहमद वली साहब का कहना है कि कोई चक्कर नहीं, फॉरगेट इट। और मुबशर बुखारी साहब का कहना है कि अगस्त में। सो टाइम विल टेल कि हमारे तीनों एनालिस्ट में से किसकी बात जो है वो सही साबित होती है। जी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।